हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के संरचनात्मक मॉडल यानी कि स्ट्रक्चरल मॉडल्स के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे 4 मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। ये कोशिका का पतला पारदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख सकते हैं। लोचदार पुनर्योजी यानी कि रीजनरेट कर सकता है। एक बार अगर ये ब्रेक हो गई है तो ये अपने आप रीजनरेट कर सकती है। और चुनिंदा अर्ध पारगम्य यानी कि सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल चीजों को हुई ये बाहर और अंदर भेजेगी। एक बाहरी आवरण होता है। तो अगर हम किसी भी सेल की बात करते हैं, किसी भी कोशिका की बात करेंगे, जो इसका ये बाहरी आवरण है इसको ही बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको प्लाज्मा लेमा बोला जाता है। इसका काम है सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको बचा के रखने का बाहर के एनवायरनमेंट से। तो एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, और इसके अलावा ये जो लेयर होती है ये 3 परत वाली होती है यानी कि ट्राई लेमिनर होती है। और इसका काम है समस्थिति यानी कि होम्योस्टेसिस को बनाए रखना। अब बाहर अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो एक कोशिका की अगर हम बात करें अंदर का और जो बाहर का एनवायरनमेंट आउटसाइड का, ये अलग अलग है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, अंदर की जो कंसंट्रेशन है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसका जो अलग अलग सब कंपोनेंट्स है उनको कांस्टेंट कंसंट्रेशन के अंदर मेंटेन करके रखती है, यानी कि ये समस्थिति यानी कि होम्योस्टेसिस बना के रखती है। तो ये सभी काम है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा के। प्लाज्मा झिल्ली के संरचनात्मक मॉडल के अंदर 4 मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट मॉडल है यहाँ पे गोल्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल। सेकंड डेनियली एंड डेवसन का सैंडविच मॉडल। फिर आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और नंबर 4 आता है दर मोजाइक मॉडल। अब ये जो मॉडल्स हैं इनके अंदर जो ये गोल्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल है, इसने जो चीज डिस्कवर कर ली थी वो नेक्स्ट मॉडल के अंदर यहाँ पे उसको ही मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें ऐड करके अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग उसकी स्पेसिफिसिटी को और कंपोनेंट्स को ऐड करके एक नया मॉडल यानी कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल यहाँ पे बनाया गया, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। तो ये मॉडल्स क्या है, ये मॉडल्स पिछले वाले मॉडल की ही मॉडिफिकेशन है। तो सबसे फर्स्ट मॉडल यहाँ पे आता है गोल्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल, जो कि 1925 के अंदर दिया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया कि प्लाज्मा झिल्ली फोस्फोलिपिड्स की बायोमोलिकुलर डबल शीट से बनी हुई होती है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फोस्फोलिपिड्स की एक बायोमोलिकुलर डबल शीट होती है। अब इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या दिखाया, सबसे पहले इन्होंने रेड ब्लड सेल ली, और ये रेड ब्लड सेल मनुष्य या फिर जानवर की हो सकती है। अब इन रेड ब्लड सेल से इन्होंने लिपिड्स को बाहर निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और बच गई क्या, यहाँ पे सेल बच गई है, आरबीसी बच गई है यहाँ पे। अब ये लिपिड्स जो एक्सट्रैक्ट किए थे, बाहर निकाले थे, इनको पानी की एक सतह के ऊपर बिछाया गया, पानी की एक सतह के ऊपर फैलाया गया, और फैलाने के बाद ये देखा गया कि इनका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, इनका जो सतह क्षेत्र है वो कितना है। इसके अलावा जो यहाँ पे आरबीसी थी, इसका भी यहाँ पे सतह क्षेत्र यानी कि जो सरफेस एरिया है वो देखा गया। अब देखने के बाद ये पता चला, ये जो सरफेस एरिया जो पानी के ऊपर फैलाई गई लिपिड्स की लेयर बनी थी, इसका सरफेस एरिया दोगुना था इस आरबीसी के सरफेस एरिया से। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये जो लेयर है यहाँ पे, ये एक डबल लेयर है। तो यहाँ पे रेशो निकल के आया, इसका रेशो अगर 2 आया है और यहाँ पे रेशो आया 1, तो 2:1 रेशो यहाँ पे देखा गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या यहाँ पे प्रूफ हुआ कि यहाँ पे ये एक बाईमोलिकुलर डबल शीट की लेयर होती है जो कि फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। और इस मॉडल के बाद इन्होंने प्रथम लिपिड बाइलेयर संरचना बनाई यहाँ पे। तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले लिपिड को बाहर निकाला गया, इससे आरबीसी से एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर इसको पानी की सतह के ऊपर फैलाया गया, और फिर ये पाया कि आरबीसी जो है, आरबीसी से लिपिड का सतह क्षेत्र कोशिकाओं यानी आरबीसी के लगभग दोगुना था। और इससे निष्कर्ष निकाला गया कि आरबीसी 2 अणुओं के मोटे वसा युक्त पदार्थ यानी कि फोस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल से ढके हुए होते हैं।
तो यहाँ पे पता चला कि ये एक बायोमोलिकुलर डबल शीट होती है, साथ में यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया। अब ये मॉडल भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि इसने फंक्शंस के बारे में नहीं बताया, और ज़्यादा और क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सब चीज़ें नहीं बताई गई। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1935 के अंदर 10 साल बाद यहाँ पे डेनियली एंड डेवसन ने सैंडविच मॉडल बनाया एक। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है सैंडविच, यानी कि यहाँ पे अलग अलग लेयर्स पाई जाएंगी। अब ये लेयर्स में हमने पहले ही बात की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ट्राई लेमिनर लेयर है, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे एक डबल शीट पाई जाती है, जैसे कि हमने लास्ट मॉडल में देखा कि यहाँ पे एक डबल शीट पाई जाती है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, या फिर एक बाई लेयर पाई जाती है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे ये बताया गया इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि ये जो लेयर है ये लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राई लेमिनर या फिर त्रिपक्षीय यानी कि ट्राई पार्टाइट एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, वही सब चीजें बताई गई। लिपोप्रोटीनियस यानी कि लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। ट्राई लेमिनर यानी कि 3 लेयर्स, यहाँ पे 3 सतह यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये प्रोटीन की मोनोलेयर है, और ये बीच में क्या है, ये एक फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो इस वे में एक सैंडविच बनता है कि पहले यहाँ पे प्रोटीन की लेयर आई, फिर यहाँ पे फोस्फोलिपिड की बाइलेयर आई, और फिर यहाँ पे अगेन प्रोटीन की लेयर आई। तो लेयर बाय लेयर यहाँ पे एक सैंडविच जैसी संरचना बना देती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 3 सतही इसके अंदर पाई जाती है, तो 3 सतह में इसके अंदर बाहरी और भीतरी, यानी ये वाली और ये वाली, ये जो है ये क्या है, यहाँ पे ये सघन यानी डेंस प्रोटीन की मोनोलेयर होती है। ये जो बनी होती है ये वाली, ये भी प्रोटीन की होती है एंड ये भी प्रोटीन की होती है, और जो बीच वाली मध्य है वो बनी हुई होती है फोस्फोलिपिड की दोहरी परत होती है, यानी कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो इस वे में ये क्या बना देता है, इस वे में यहाँ पे ये प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की एक सैंडविच बना देता है। ये भी एक इसका ही डायग्राम है जिसके अंदर ये फोस्फोलिपिड की एक बाइलेयर है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये प्रोटीन्स है। ठीक है, ये प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रोटीन्स इस मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं, कुछ बाहर पाए जाते हैं, कुछ अंदर की साइड पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है ये फोस्फोलिपिड अणु की यानी फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है। और फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा हमें नजर आता है। वैसे हम लेयर के अंदर ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल में देखें तो इसकी जो एक यहाँ पे ये लेयर है, एक जो यहाँ पे टेल है, ये थोड़ी सी किंक होती है, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, और इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, तरल होता है, जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम बात करें इस फोस्फोलिपिड अणु की, तो इस फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेड और टेल। हेड जो होता है इसका हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय पोलर या फिर सिर होता है, जो कैसा होता है, वाटर स्नेह होता है, यानी कि ये पानी को पानी की तरफ यहाँ पे पानी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोफोबिक क्या होगा, ये वाटर हेटिंग पार्ट होगा, और ये गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर पाया जाता है। तो ये वाला पार्ट है ये पोलर होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये टेल वाला जो पार्ट है, टेल वाला पार्ट यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होता है। तो ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर 2 पार्ट पाए जाएंगे, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। अब ये जो सेकंड मॉडल है इसको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसने भी फंक्शंस के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया। इसके बाद थर्ड मॉडल आता है 1959 के अंदर, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसमें स्टडी की गई कि जो अलग अलग ऑर्गेनल है या फिर अलग अलग सेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपोनेंट्स उनके सेम ही होते हैं, सिर्फ उनकी जो थिकनेस होती है वो अलग होती है। जैसे कोई सिंगल लेयर भी हो सकती है, कोई डबल लेयर भी हो सकती है। तो इसी को इन्होंने नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का, कि सभी लेयर्स एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, लेकिन उनकी थिकनेस के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, उनकी थिकनेस के अंदर अलग अलग थिकनेस के अंदर वो पाई जाती है, डिसिमिलर होती है। यहाँ पे भी यही स्ट्रक्चर बनाया गया है, प्रोटीन लेयर, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन लेयर। ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब ये भी लिपोप्रोटीनियस की ट्राइलेमिनर लेयर होती है, और यहाँ पे प्रोटीन बीटा पाए जाते हैं, या फिर यानी फाइब्रस या फिर रेशेदार प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं।
फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है, ध्रुवीय अणु होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय पोलर सिर और एक हाइड्रोफोबिक गैर ध्रुवीय यानी कि हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल यहाँ पे पाई जाती है। ये वाला पोर्शन हेड हो गया और ये वाला पोर्शन टेल हो यहाँ पे हो गया, और ये लिपिड की एक बाइलेयर है। और हमने बात की थी कि यहाँ पे बताया गया था कि इनकी थिकनेस के अंदर अलग अलग ये पाई जाती है। तो यहाँ पे औसत मोटाई जो है इस लेयर की 75 to 100 mm स्ट्रॉन्ग बताई गई, ठीक है। इस पूरी लेयर की जो मोटाई है वो 75 to 100 mm स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बताई गई। अब इनमें से जो प्रोटीन की परत है वो 20 to 30 mm स्ट्रॉन्ग की होती है, और जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है वो 35 to 40 mm स्ट्रॉन्ग की होती है। अब फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो इसके अंदर 5 mm स्ट्रॉन्ग का पोलर हेड होता है, 25 mm स्ट्रॉन्ग की नॉन पोलर टेल पाई जाती है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जो कंसेप्ट है थिकनेस का या फिर मोटाई का, ये यहाँ पे ऐड किया गया। तो ये अलग अलग इनकी थिकनेस पाई जाती है। ये मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसने भी यहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे इसके फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ये नहीं बताया। इसके बाद नंबर 4th मॉडल 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन ने दिया दर्व मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। और इस मॉडल की अगर हम बात करें इसके नाम की, मोज़ेक जो नाम है यहाँ पे, ये नाम आया है एक स्कैटर्ड पैटर्न से। ये स्कैटर्ड पैटर्न क्या होता है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एक लिपिड का सी होता है, एक लिपिड का समुद्र होता है, और जिसके अंदर प्रोटीन्स और प्रोटीन के आइसबर्ग्स या फिर प्रोटीन के हिमखंड तैर रहे होते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बताया गया इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि सिंपली क्या होता है, एक लिपिड्स का समुद्र होता है जिसके अंदर प्रोटीन के हिमखंड तैर रहे होते हैं, और इसी वजह से ये जो यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए प्रोटीन्स होते हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया मोज़ेक का, ठीक है। एक पैटर्न फॉर्म कर देते हैं जिसको मोज़ेक का नाम दिया गया। और इस मॉडल को फिर इसकी जो लिपिड की नेचर है वो द्रव या फिर फ्लूइड होती है, और इस वजह से इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर द्रव मोज़ेक मॉडल का। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा झिल्ली लिपिड के समुद्र में प्रोटीन हिमखंडों यानी आइसबर्ग से बनती है। प्रोटीन की इस बिखरी प्रकृति के कारण ही प्लाज्मा झिल्ली को मोज़ेक कहा जाता है। ये भी लेयर लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलेमिनर की लेयर होती है। और इसकी अगर हम बात करें, मोटाई का जो कंसेप्ट था वो पहले ही आ चुका था पिछले मॉडल के अंदर, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे बताया गया कि इसकी जो मोटाई है वो क्या है, 20 mm स्ट्रॉन्ग प्रोटीन परत की होती है, एंड 35 mm स्ट्रॉन्ग जो होती है ये लिपिड बाई लेयर की होती है। इसके अलावा जो फोस्फोलिपिड की परत है वो प्रकृति में तरल होती है, फ्लूइडी होती है। इसी वजह से तो इसके अंदर प्रोटीन जो है वो एक मोज़ेक का बिखरे हुए होते हैं और एक मोज़ेक पैटर्न फॉर्म करते हैं। अब फ्लूइडी होने की वजह से, तरल होने की वजह से फोस्फोलिपिड की लेयर, यहाँ पे दो प्रकार की गतिविधियां पाई जाती है। एक यहाँ पे गतिविधि पाई जाती है ट्रांजिशन गति, यानी कि मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होगी, एक ही परत के भीतर, जैसे ये अगर एक परत की अगर हम बात करें, ये एक परत है, ये एक सेकंड परत है, तो इस परत के अंदर ये मॉलिक्यूल फोस्फोलिपिड का इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह आ गया, ऐसे ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह आ गया। तो इनके बीच में एक ही परत के अंदर मूवमेंट चलती रहती है, गतिविधियां चलती रहती है, जिसको ट्रांजिशन मूवमेंट कहा जाता है। दूसरे टाइप की मूवमेंट आती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के अंदर फ्लिप करके जाता है। ये होती है दो लेयर्स के बीच में, बिटवीन द लेयर्स, यानी कि ये जो लेयर का मॉलिक्यूल्स है ये इस लेयर के अंदर चला जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्लिप फ्लॉप करती है, बिटवीन लेयर्स यहाँ पे होती है, परतों के बीच में ये मूवमेंट या फिर गतिविधि देखी जाती है, जिसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा जाता है। तो फोस्फोलिपिड की फ्लूइडी नेचर की वजह से ये दो टाइप की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोटीन और लिपिड्स तो यहाँ पे पाई जाते हैं कि लिपोप्रोटीनेस की लेयर होती है, और मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर भी यहाँ पे फोस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे पाया जाता है, और साथ में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर ये जो लेयर है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिपिड्स हैं, ठीक है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। और इन फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर ये ब्लू कलर के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल यहाँ पे है, जो कि एक स्कैटर्ड फॉर्म, यहाँ पे स्कैटर्ड पैटर्न के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के प्रोटीन जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। और ये यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे पाई जाती है। अब अगर ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट से अटैच हुआ है, और ग्लाइकोलिपिड यानी कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने बात की थी कि जो प्रोटीन्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। बाह्य या परिधीय यानी कि एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है बाह्य सतह पे पाए जाएंगे। आंतरिक और अभिन्न प्रोटीन जो कि इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और लिपिड एंकर यानी कि लंगर प्रोटीन जो होते हैं, ये मेम्ब्रेन के दोनों साइड पाए जा सकते हैं। तो इनको अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट होता है बाह्य या फिर परिधीय प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये आंतरिक और बाहरी, ठीक है, बाहरी और आंतरिक सतह के बाहर स्थित होते हैं। या तो ये इस साइड पाए जा सकते हैं, या तो ये इस साइड पाए जा सकते हैं। जैसे कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होगा, एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस होगा। तो ये दोनों साइड ही सतह के ऊपर पाए जा सकते हैं। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन द्वारा ये स्थिर रूप से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल लूजली अटैच होते हैं। और स्थिर रूप से लूजली अटैच होने की वजह से इनको एक कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन या फिर पीएच में परिवर्तन करने से ही इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। नंबर सेकंड आते हैं आंतरिक और अभिन्न प्रोटीन, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि अंदर की तरफ यहाँ पे लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये लेयर के अंदर पाया जाएगा, झिल्ली के भीतर पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एंजाइम्स भी क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे 5 न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम सक्रिय एटीपीएजेज, सोडियम सक्रिय एटीपीएजेज, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं। क्षारीय फोस्फेटेज, एसिड फोस्फोमोनोस्ट्रेज या फिर आरएनएज। तो ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि रक्त प्रतिजन यानी कि ब्लड एंटीजन का काम करते हैं, जैसे कि ए और बी हो गया। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, जो ओलिगोसैकेराइड है और प्लस पेप्टाइड है, ये होता है यहाँ पे। और इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, नहीं ओलिगोसैकेराइड वाला पार्ट है, इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, प्रतिजनी गुण होते हैं, जैसे कि जो हेल्प करते हैं रक्त समूहीकरण के अंदर, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, कोशिकीय पहचान के अंदर, सेलुलर रिकॉग्निशन के अंदर, और अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। थर्ड प्रोटीन आते हैं लिपिड एंकर या फिर लंगर प्रोटीन। तो ये जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड होते हैं। लिपिड बाइलेयर के बाहर बाह्य कोशिकीय। अब अगर हम इस डायग्राम के अंदर बात करें तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस है, यानी कि ये कोशिका द्रव्य साइड है, सतह है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, इस साइड एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, यानी कि बाह्य कोशिकीय है। तो ये दोनों तरफ ही पाए जा सकते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों सतह के स्थित यहाँ पे ये पाए जा सकते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, जैसे कि चैनल प्रोटीन होते हैं। चैनल प्रोटीन क्या करते हैं, पदार्थ को आसानी से आर पार गति कर सकते हैं। तो ये एक चैनल फॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से, इन प्रोटीन की हेल्प से चैनल फॉर्म होगा, जिसकी हेल्प से ये आसानी से जो भी पदार्थ है वो आसानी से यहाँ पे मूव कर सकता है, एक अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। सेकेंड टाइप के प्रोटीन आते हैं कैरियर प्रोटीन, नहीं वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन क्या करते हैं, ये कैरियर का काम करेंगे कि ये पदार्थ के साथ कंबाइन करेंगे, संयोजित होंगे, और उसको फिर मदद करेंगे बाहर और अंदर ले जाने में। नंबर थर्ड टाइप होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं ये स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, विशेष रूप से बंधते हैं और फिर उसको वहां से आर पार करवाते हैं। और नंबर फोर्थ होता है एंजाइमिक प्रोटीन, जो कि जैसे कि चयापचय अभिक्रियाएं जो होगी, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो अंदर जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, तो जो क्या करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, ये क्या है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये हमने पहले ही बात किया था, ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं जो कि उभ संवेदी यानी कि एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर एक जल स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय सिर होता है और एक जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल यहाँ पे पाई जाती है। तो ये दो पार्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अंदर हम तीन यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में, फोस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फोस्फोग्लिसराइड्स की, तो यहाँ पे फोस्फोग्लिसराइड्स के अंदर एक फोस्फेट ग्रुप होता है और एक यहाँ पे ग्लिसरॉल की बैकबोन यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप एंड ग्लिसरॉल की बैकबोन यहाँ पे पाई जाएगी। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे ये ग्लिसरॉल है, यहाँ पे ग्लिसरॉल की बैकबोन है और इस ग्लिसरॉल का एस्टेरिफिकेशन होता है, ये R1 और R2 चेन यहाँ पे जुड़ी और यहाँ पे एक फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इस फोस्फेट ग्रुप के साथ ये X है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आएगा। अब इस डायग्राम के अंदर और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है यही चीजें दिखाई गई है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हेड होता है, पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल यहाँ पे पाई जाती है या फिर हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ पे पाई जाती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो टेल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की होती है एक चेन और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है। ठीक है, ये वाली जो चेन हो गई। इसके बाद ये फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है और ये ग्लिसरॉल की बैकबोन यहाँ पे पाई जाती है और ये R है यानी कि ये वाला X है जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। अब यहाँ पे इस R से अगर यहाँ पे कोलिन अटैच होता है तो ये फोस्फोटिडिल कोलिन बना लेता है, इनकी PC बनाता है। अगर यहाँ पे इथेलेनामाइन अटैच होता है तो इथेलेनामाइन के साथ ये बना लेता है, ये बना लेता है यहाँ पे फोस्फोटिडिल इथिलमाइन। ठीक है, यानी PE बना लेता है। अगर सीरिन अटैच होता है तो ये फोस्फोटिडिल सीरिन यानी PS बनाता है। अगर यहाँ पे इनोसिटोल अटैच होता है तो फोस्फोटिडोल इनोसिटोल यानी कि PI बनाता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ये भी एक डायग्राम में इसके अंदर भी दिखाया गया कि एक हाइड्रोफोबिक हेड है और एक हाइड्रोफिलिक हेड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ पे पाई जा रही है। अब इस हेड के अंदर अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें हम यहाँ पे तो ये फोस्फोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है। ये ग्लिसरॉल की बैकबोन है एंड फोस्फेट इससे अटैच है और इस फोस्फेट से यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है जैसे कि PE यानी कि फोस्फोटिडाइल इथेलमाइन अटैच हो गया, फोस्फोटिडिल सीरीन, फोस्फोटिडिल कोलिन, फोस्फोटिडिल इनोसिटोल। तो ये अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो ये एक फोस्फोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसी डायग्राम के अंदर हम देखें तो यहाँ तो ये स्फिंगोसिन यहाँ पे आ गया है। स्फिंगोसिन अपने फैटी एसिड से जुड़ा है इस अमीनो ग्रुप की हेल्प से, फिर ये फोस्फेट से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट और फिर यहाँ पे एक ये स्फिंगोमाइलिन बनाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स की तो स्फिंगोसिन अपने अमीनो ग्रुप द्वारा फैटी एसिड से जुड़ा हुआ होता है। ये स्फिंगोसिन हो गया, ये फैटी एसिड चेन से कैसे जुड़ा है, इस अमीनो ग्रुप की हेल्प से जुड़ा हुआ है और फोस्फेट ग्रुप इससे डायरेक्ट अटैच है। और ये स्फिंगोसिन क्या है, एक अमीनो एल्कोहल होता है। स्फिंगोसिन एक अमीनो एल्कोहल होता है जिसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एल्कोहल है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ पे पाई जाती है। और ये भी कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी एक हाइड्रोफिलिक पोलर सिर होता है और एक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि अगर स्फिंगोसिन के साथ फोस्फोराइल कोलिन अटैच हो गया तो ये स्फिंगोमाइलिन बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोलिन अटैच हो गया तो स्फिंगोमाइलिन यहाँ पे बना लेगा। इसके बाद अगर स्फिंगोसिन के साथ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अटैच होता है तो ये ग्लाइकोलिपिड फॉर्म कर देता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट अगर सिंपल शर्करा है, सिंपल शुगर है तो ये सेरिब्रोसाइड बनाते हैं। अगर ये ओलिगोसैकेराइड है तो ये गैंग्लियोसाइड फॉर्म करते हैं। तो जैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है वैसे वैसे इनके नाम है। स्फिंगोसिन के साथ अगर फोस्फोराइल कोलिन अटैच होता है तो स्फिंगोमाइलिन बना लेता है। अगर स्फिंगोसिन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो ये ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। और यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर है तो ये सेरिब्रोसाइड बनाएगा, अगर ओलिगोसैकेराइड शुगर है तो ये गैंग्लियोसाइड यहाँ पे बनाता है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, ये ही क्या है, यही कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये एनिमल सेल यानी पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, लगभग 50% तक ये हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे प्लांट सेल है या फिर सभी जीवाणु कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ये अनुपस्थित पाया जाता है। झिल्ली को मजबूत और स्थिर बनाने का ये काम करता है, ये इसका फंक्शन है। अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है अपने छोटे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ झिल्ली की सतह की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे क्या होगा, अपने एक छोटे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल समूह की हेल्प से क्या होगा, झिल्ली की सतह से उन्मुख होगा। और जो इसका शेष भाग है वो क्या होगा, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर समाहित होता है। ठीक है, शेष भाग क्या है इसका, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर समाहित होता है। कोलेस्ट्रॉल अणु जो है इसकी हाइड्रोफोबिक वलय यानी इसकी जो है हाइड्रोफोबिक रिंग्स ऐसे पाई जाती है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक रिंग्स होती है ये मोटी और कठोर होती है। और ये क्या करती है, ये रिंग्स फोस्फोलिपिड की जो चेन की जो फैट इसकी जो टेल है, ये फोस्फोलिपिड की जो टेल है यहाँ पे, ठीक है, फोस्फोलिपिड की जो टेल पाई जा रही है, इन टेल के साथ क्या करता है, इन टेल के साथ इसकी जो मूवमेंट होती है इनके साथ हस्तक्षेप करता है, इनके साथ इंटरफेयर करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे काम होता है। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ये पाया जा रहा है इसके ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कोवलेंटली रूप से लिपिड और प्रोटीन के साथ यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। हमने पहले ही देखा था, अगर ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, अगर ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इन 4 मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। और ये 3 मॉडल्स जो है इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया। अब इस मॉडल ने अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में बताया, साथ में इसने ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया कि कैसे मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन्स की हेल्प से, चैनल्स की हेल्प से, अलग अलग यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।